मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं भाजपा को वोट देता हूँ। घुमा फिरा के कहानी ऐसी बनी कि मुझे काम दे दिया। अच्छा। काम मुझे आता नहीं, और जिसको कुछ भी ना आता जाता वो भी तैयारी कर सकता है क्या यूपीएससी की? तो दशरथ पाल साहब ने कहा कि क्यों नहीं कर सकता यार। मैं आपको सच बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन तक बिल्कुल केयरलेस था। तो दशरथ पाल जी ने मुझे कहा कि जेबी सिंह आप आईएएस बन सकते हैं। मुझे अपने अंदर ही हंसी आई। मैंने कहा क्या मेरा तुक्का लग गया। मैं इतना मानता हूँ कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है, जो मैंने यूपीएससी की तैयारी की। ये मेरे 5 साल अगर मैं किसी और चीज में भी करता तो ऐसा कुछ रिग्रेट होता है कभी लाइफ में? और किसी चीज को पाने का जुनून जो हमें यूपीएससी की तैयारी में हमने पाया, वही जुनून आज मेरे को बिजनेस में इस सफलता पे लेके आया। तो मेरी समझ में ये आ गया कि जो मेरा स्वभाव है वो राजनीति में फिट नहीं बैठेगा। आज के युवाओं को सबको एक बात कहूंगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मैंने कहा यार मैं घर जाके उसी जमीन में 15 एकड़ जमीन, 4 भाई, मैं भी उसी बंटवारा कर लूंगा, तो जमीन का बचेगा क्या? इतनी बड़ी आबादी को किस फील्ड में चैलेंज नहीं होगा? आपका फील्ड है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। उत्तराखंड में कांग्रेस से पंडित नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी को उद्योग की किसी मुख्यमंत्री को समझ नहीं थी। तो ईरानी बाग की फैक्ट्री कितने दिन से कर है? देखिए सर, काफी टाइम से बंद पड़ी है। आप कुछ सोची निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। माननीय पुष्कर धामी जी, अभी भी चेतिए, राज्य को विकास अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उद्योग से हो सकता है। अरे यार, तुम 5 साल तैयारी करे नहीं निकाल पाए यार, अब तुम यहाँ आ गए मुंह उठा के। आप कितने आदमी को नौकरी दे सकते हो? बोले साहब मैं कहाँ दे सकता हूँ, मैं तो एक आदमी को दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब आप कितने आदमी को नौकरी दे सकते हैं? बोले साहब मैं सच बताऊं, मुझे लगता है नीतिगत रूप से ये चाइना बॉर्डर की रोडें बनाई गई हैं, 4 धाम की नहीं बनाई गई है। वो होटल देखिए, एक आदमी एक होटल नहीं बनाया, हजारों होटल का मालिक है। ये काम हमारे मुख्यमंत्री को करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जेबी सिंह जी मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीएल कंस्ट्रक्शन। सिंह साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपने कीमती समय निकाला। आपने मौका दिया, आपसे बातचीत करने का, और बैठकी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, थोड़ा सा अपने बारे में, हमें बचपन के बारे में बताइए कि आपका कैसा रहा बचपन। बचपन तो बड़ा शरारत भरा रहा, और गांव में जैसे आमतौर पे बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने में मन कम लगता है, काम में भी कम लगता है, शैतानियाँ खेलना। तो एक ग्रामीण परिवेश में जो सामान्यतः हम लोगों की उम्र में जो बचपन था, यानी कि आप इसको कहें 80 के दशक में या 70-80 के बीच के दशक में, तो वो लगभग ऐसा ही था। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी स्कूलिंग और फर्दर एजुकेशन आपने कहाँ से करी सर? मेरी स्कूलिंग तो अंजनी जी गांव से हुई। गांव में थे, किसान के बेटे थे, तो गांव में जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल होते थे वहां से पढ़ाई करी। उसके बाद हम रुद्रपुर आ गए। रुद्रपुर से हमने स्कूलिंग करी। यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जिसका नाम है आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद मैं, अगर आप कॉलेज कहें तो मैं अयोध्या में एक बड़ा डिग्री कॉलेज है, साकेत डिग्री कॉलेज, जिसकी स्ट्रेंथ हमारे ज़माने में लगभग 15,000 स्टूडेंट की थी, और सारी फैकल्टियाँ थी, एक यूनिवर्सिटी की तरह था वो। तो वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और वहाँ मैं जाके यूपीएससी की तैयारी करने लगा। ओके। तो सर, आप एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाला लड़का और सडनली एक बिजनेस में शिफ्ट होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो सर, ये कैसे रुझान कैसे हुआ कि सिविल सर्विसेज से सडनली यहाँ चेंज? ऐसा कि भारत में बिजनेस जो है वो मैक्सिमम बाई चांस हो जाता है। बाई चॉइस तो बहुत कम लोग हैं जिनकी फैमिलियां इस्टेब्लिश हैं और वो अपने इस्टेब्लिश बिजनेस में आ रहे हैं। और अभी तक तो ये भी देखा गया कि बहुत बड़ा कोई घराना ना हो तो अच्छा खासा जिनका बिजनेस है उनके बच्चे भी बिजनेस में नहीं आना चाहते। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी। जब यूपीएससी में मेरा चयन नहीं हुआ तो मुझे कुछ करना था। खेती बाबा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें बीच में जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी आपने कितने साल करी? मैं लगभग लगभग 4 से 5 साल में अच्छा, 4-5 साल आपने किया। हाँ। मुखर्जी नगर, दिल्ली? नहीं नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद। जी, अच्छा 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 अच्छा। प्रयागराज जो हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी तो प्री निकाला होगा, मेन हाँ है। हाँ, प्री निकाला, मेन निकाला। हाँ हाँ। और क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा भाग्य नहीं साथ दिया या मेरा कुछ साथ नहीं दिया, ये तो सब चीज़ें बहाना है।
हमारा जो आधार था, जो हमारे फाउंडेशन थी, वो बहुत कमज़ोर थी। मैं आपको सच बताऊं तो मैं ग्रेजुएशन तक बिल्कुल केयरलेस था, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं था, और बस पढ़ रहे हैं, जैसे कि माँ का कहना था पढ़ लो पढ़ लो। तो सोचा नहीं था कि मैं कुछ बनना है मुझे, जैसे कुछ मेरा कुछ एम है, नहीं, ये कोई सब तो टारगेट है, कुछ 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 ऐसा नहीं, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। ओके। फिर क्या हुआ कि मैं जब बीएससी कर रहा था तो फाइनल ईयर में एक प्रिंसिपल आए। देखिए घटनाएं कैसे बदलती हैं व्यक्ति को या समाज को, परिवेश को। तो एक डॉक्टर यदुवंश राम त्रिपाठी प्रिंसिपल आए उस डिग्री कॉलेज में। उस डिग्री कॉलेज में बड़ी नकल होती थी, तो हम भी उसी के पार्ट थे। तो उन्होंने नकल पे पूरी तरह रोक लगा दी। उनका मुझे गोली मार दो, मर जाऊंगा, नकल नहीं होने दूंगा, हम्म, डॉक्टर साहब ने कहा। तो हुआ कि पहले आर्ट्स फैकल्टी के जो है वो एग्ज़ाम शुरू हुए लगभग 32 दिन पहले। और जब पहला एग्जाम पेपर शुरू हुआ, तहलका मच गया पूरे इसमें, नकल रुक गई, पूरी छावनी पुलिस की बना दी इन्होंने, और एकदम सख्त। 2 दिन बाद जब हम लोगों का मैसेज आया, हमने कहा यार अब इस उम्र में फेल हो जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो हमने कहा यार अब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना कहाँ से पड़ेगा जी, कुछ तो प्रीवियस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, और कुछ नोट्स भी होने चाहिए। ना कुछ नोट, कुछ भी नहीं। हम्म, तो क्योंकि हम लोग काफ़ी सोशलाइज थे, तो फैकल्टी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और जो हमारे प्रोफेसर थे वो बड़ा उनकी गुड बुक्स में थे आप। उनके गुड बुक्स में थे, जैसे शैतान लोग होते हैं। तो अच्छा, दूसरे क्या हुआ, बीएससी अंग्रेजी में करनी, इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो अब ये बड़े मजेदार किस्सा है। फिर हम गए अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, हमने कहा सर ये तो फेल हो जाएंगे, कुछ आता जाता नहीं। नालायक कहीं क्यों, डांटा डांटते हैं, क्या हुआ? मैंने सर नोट्स कोई बढ़िया सा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो किसका नोट्स? तो मैंने कहा सर आप अपना दे दीजिए, बाकी हम सब कर लेंगे। तो हमने सभी अपने प्रोफेसरों से संपर्क किया, उन्होंने हमको 2-3 दिन में बढ़िया नोट्स दे दिए। अब दूसरी समस्या खड़ी हुई, अंग्रेजी नहीं आती है, बीएससी कर रहे हैं। सही बात है। तो अंग्रेजी के लिए एक डॉक्टर राजपाल थे बेचारे, अब तलवार पकड़ा दी, तलवार चलानी आपको नहीं आ रही। चलानी नहीं आती। तो डॉक्टर राजपाल थे, वो एमबीबीएस थे, और उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती थी। तो हम लोग निकलते उकलते जब सब्जी वब्जी लेने से जाते थे उधर से कहीं, तो कहते कहा डॉक्टर साहब खाली बैठे मक्खी मारते रहते, क्या क्या पढ़ लिखे थे? तो वो वहां से हमको कहते थे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने कहा यार डॉक्टर खाली बैठे हैं, इसी को पकड़ो। तो नोट्स वोट्स लेके गए डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब को यार डॉक्टर साहब ये साला अंग्रेजी में पढ़ना है, इसको जरा कोई पढ़ा दीजिए। बोले ये क्या पढ़ा देंगे हम? अरे हमने कहा कुछ खाली बताते जाइए, हम हिंदी में उसके टिप्स लिख लेंगे, बाद में रट के लिख देंगे। तो बोला हाँ हाँ करा देंगे। तो डॉक्टर राजपाल तैयार हो गए, वो स्वर्गवासी हो गए हैं वो। तो डॉक्टर राजपाल ने हमको शुरू करा पढ़ाना, और डॉक्टर राजपाल हमको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाते। हम लंच नहीं करते थे। अच्छा, लंच ही नहीं करते थे। डॉक्टर कहता ये मंगा दे वो मंगा दे, हम कहा आप कर लो डॉक्टर साहब, हम नहीं करेंगे लंच। मतलब पास होने का इतना वो था कि खाली पास होना था, पास होना था, और उसके लिए आपने पूरा 12। हाँ ठीक है। फिर हम जितना वो पढ़ाते थे घर जाते थे, रात में थोड़ा अपने आप ही खाना बनाते थे। तो हम लोग 3 लोग थे, तो रात में आधा घंटे में हमने खाना जो भी बनाया, दाल ज़्यादातर चावल ही बनाते थे, और अपना दाल बनाई तो खा लिया उसको, और फिर रात में पढ़ते थे। तो अंजनी भाई आपको बताएं कि प्रीवियस में और सेकेंड ईयर में हमको नंबर मिले, एक बार 57% और एक बार करीब 56%। अच्छा, और ये 1 महीने में जो हमने तैयारी करी उसका डॉक्टर नतीजा। राजपाल और डॉक्टर अपने प्रोफेसरों के सहयोग से, जब हम एग्जामिनेशन में हाल में गए तो कॉन्फिडेंस का लेवल आप समझ सकते हैं। 10 क्वेश्चन आते थे जिसमें से 5 आपको करने होते थे। हम पहले से 5वें तक क्वेश्चन कर लेते थे, छठा हम देखते ही नहीं थे। अच्छा, छठा क्वेश्चन हम नहीं देखते थे, और विद इन टाइम क्वेश्चन पेपर होता था, और हमारे जो मार्क्स आए 68%। ओके। आप देखिए नकल करके। तो यहां से एक टर्निंग पॉइंट आया, पढ़ने का एक जुनून आ गया, पैदा हो गया। तो हमारे एक दोस्त थे पंकज यादव, मेरे संपर्क में नहीं है, बाद में उसका एसआई में हो गया, दरोगा हो गया था वो। तो अगर कहीं सोशल मीडिया से सुन रहा होगा, तो पंकज ने कहा कि यार हमारे पापा तो कह रहे जाके तैयारी करो पीसीएस की इलाहाबाद। तो मैं तो हंस रहा था, मैंने कहा हमें कहाँ पीसीएस और आईएएस, ये तो बड़ी दूर की चीज, पास होने के था खुशी थी, खुशी हुई। पास हो गए।
तो चलते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ एक ताराचंद हॉस्टल में दशरथ पाल जी ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश टॉप किया था उन्होंने, और आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया था उनका प्रॉपर में। तो उनका पंकज का उससे संपर्क था। हम लोग उनके रूम में गए। हम उनके रूम में गए तो हमने उनसे कहा कि, पंकज ने कहा कि सर वो तैयारी, हाँ ठीक है तैयारी करो, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो और जिसको कुछ भी ना आता जाता, वो भी तैयारी कर सकता है क्या यूपीएससी की? तो दशरथ पाल साहब ने कहा कि क्यों नहीं कर सकता यार, तैयारी करो, आप करना चाहते हो क्या? हमने कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ सर, पढ़ा लिखा कुछ नहीं है मैंने, वो पास हो गया हूँ धक्के से, लेकिन पढ़ लूंगा, मेहनत कर लूंगा। तो बोले देखो मेहनत अगर कर सकते हो, मैं आपका कॉमन सेंस चेक करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक किताब दी मुझे, एक चैप्टर दिया, उन्होंने कहा इसको पढ़ो, हिस्ट्री की था, और मैं आपसे 1 घंटे में कुछ चीज़ें पूछूंगा, बात करूंगा आपसे। तो उन्होंने मुझसे 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद पूछा, मैंने जो उनको समझ में मेरे समय आया मैंने उनको बताया, और जनरल चीज़ें पूछी। तो जनरल अवेयरनेस मेरी अच्छी थी, मैं न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ता था, और स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हो Yes, रहा sir. है, कल्चर में क्या हो रहा है, सिनेमा, खेल कूद, सब में मेरी एक रुचि थी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना। इसलिए मैं आज के युवाओं को सबको एक बात कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना जनरल नॉलेज, बहुत, जो जनरल करंट अफेयर्स। आपके दिमाग की खिड़कियां वहीं से खुलती हैं। तो दशरथ पाल जी ने मुझे कहा कि जेबी सिंह आप आईएएस बन सकते हो। मुझे अपने अंदर ही हंसी आई, मैंने कहा क्या मेरा तुक्का लग गया? तो खैर उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन किया, मैं इलाहाबाद आ गया, फिर मैंने एमए हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा कहीं हुआ नहीं, सेकंड अटेम्प्ट मेरा प्री में भी हो गया, थर्ड मेरा मेन में भी हो गया। लेकिन उस जमाने में 3 अटेम्प्ट हुआ करते थे। ओह, अब तो मेरे ख्याल से 6 या 7 अटेम्प्ट हो गए हैं, और एज भी उसमें एज 25 साल हुआ करती थी। तो मेरी एज निकल गई क्योंकि ओके। और अटेम्प्ट भी निकल गए। फिर पीसीएस के लिए ट्राई किया तो मेरा कहीं फाइनली कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मैं बैक अपने आ गया रुद्रपुर। तो जब हमारी ये शिक्षा आप था। तैयारी कर रहे थे पीसीएस की, सिविल सर्विसेज की, तो साथ साइड बाय साइड आप कुछ और पढ़ाई भी कर रहे थे? रेगुलर कुछ कॉलेज है या कुछ अपना डिग्री ले रहे थे? ये मेरे से एक चूक हो गई। मुझे कुछ लोगों ने उस समय कहा कि आप ला कर लीजिए, आप पीएचडी में एनरोल हो जाइए, बीएड कर लीजिए, कुछ चीज़ें उन लोगों ने कहा। मैंने कहा ना यार, मेरा एक टारगेट है, मुझे आईएएस बनना है। तो मैंने समझ गया। एमए करने के बाद शुरू किया था ना, उसके अलावा मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। जैसे आपने बताया कि 4-5 साल आपने सिविल सर्विसेज को दे दिया, ये यंगस्टर्स के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोग बिल्कुल डिवोटेड होकर करते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी। हालांकि बहुत कम लोग निकाल पाते हैं, लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी सर एक मैसेज है, जैसे कि आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने 5 साल अपने तैयारी में दिए हैं, ये मेरे 5 साल अगर मैं किसी और चीज़ में भी करता, तो ऐसा कुछ रिग्रेट होता है कभी लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस जब बना, जो मैं बिजनेस में आज मैं सक्सेस हूँ, तो जो 4 साल मैंने तपस्या करी थी, उसमें हमारा क्या था, सतत प्रयास, लगातार मेहनत, सफलता ना मिले फिर सफलता के लिए लगना, अनुशासन, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, और किसी चीज को पाने का जुनून, जो हमें यूपीएससी की तैयारी में हमने पाया, वही जुनून आज मेरे को बिजनेस में इस सफलता पे लेके आया। तो मुझे अफसोस नहीं, बल्कि मैं तो एक संदेश देना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बच्चे को बैठना चाहिए। ओके। उससे सिलेक्शन, चयन होना एक विषय है, और आपकी तैयारी से आपके ज्ञान का, आपकी समझ का जो विकास होता है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो कंसिस्टेंसी पैदा होती है आपकी अप्रोच में, वो आपको अगर वहां सफल नहीं होते हैं तो और जगह सफलता दिलाएगी, और जो आपका नॉलेज होता है वो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज करती है। बिल्कुल। इसलिए जरूर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, यूपीएससी हो चाहे और एसएससी हो चाहे और, जब तो एसएससी इतना टफ है, कोई भी, मतलब मैं तो सुना टीटी जो होता है एग्जाम, बीएड के एग्जाम इतने टफ एग्जाम हो गए हैं कि अगर बच्चे उसमें तैयारी करते हैं और उनका नहीं भी सिलेक्शन होता है, घबराएं बिल्कुल ना। अपने उस मादे को, जो आपने मेहनत करना सीखा, जो आपने अनुशासित होना सीखा, या तो सुबह पढ़ना, दिन में पढ़ना, रात में जग जग के पढ़ना, वो चीजें अगर आप व्यापार में लगाएंगे या किसी और चीज में लगाएंगे
तो यहाँ उससे ज्यादा आसान है, क्योंकि अनलिमिटेड है, असीमित क्षेत्र है ना। बिल्कुल तो यहाँ अगर आप जब वहां से निकल के आएंगे तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोला आपने सर। सर इलाहाबाद में आपने तैयारी करी, उसके बाद सडन ये बिजनेस में कैसे आपका माइंड आया कि नहीं मुझे कुछ अपना बिजनेस करना? आप फार्मर परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई आपका रूट नहीं है बिजनेस का, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई कि भाई मुझे, चलो अब ये तो मैं नहीं कर पाया, इसमें असफल रहा मैं, बट मेरे पास स्किल्स आ गई हैं, बट मैं अब अपना कुछ स्टार्टअप करता हूँ, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप पे कहाँ से आया और सोर्स कहाँ से आए फंड्स के? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जब मैं रुद्रपुर वापस आ गया तो जो हमारा तेवर था, जो हमारा आचार विचार था, वो तो एक लगा कि यूपीएससी जब कोई आदमी हो आया हो तो सोच तो वही थी। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मेरे बड़ी चिट्ठी एक थोड़ा मिली। सा मैं इंटरप्ट करूंगा, आपके पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने तैयारी करी थी, 5 साल दिए थे वहाँ पे, तो जब आप वापस आए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कि वो मतलब मोटिवेट कर रहे थे आपको, या थोड़ा सा डिमोरलाइज भी करते हैं फैमिली वाले, अरे यार तुम 5 साल तैयारी करे नहीं निकाल पाए यार, अब तुम यहाँ आ गए मुंह उठा के, ऐसा कुछ क्या रिएक्शन रहा? एक होता था पहले के पेरेंट्स थोड़े से एग्रेसिव होते थे, थोड़ा सा उनका अलग सोच होती थी। नहीं, बहुत 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 अच्छा सवाल है ये, और ये दर्शकों के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहेगा। दो दो तरह से जवाब दूंगा। पहले अपने बाबा का। क्या हुआ कि मैंने बताया, जैसे मैं शैतानी में रहता था, पढ़ने वढ़ने में मन लगता नहीं था, तो मैं 11th में मैंने मैथ ले ली। हाफ ईयरली एग्जाम में मैं 5 विषय में फेल हो गया, हिंदी में भी फेल हो गया, क्योंकि पढ़ता ही नहीं था। तो मैंने अपने बाबा से, जो ग्रैंडफादर हमारे दादा थे, उनसे जाकर बताया, हम कहा कि अवधि में कि बाबा हम तो 5 विषय में फेल हो गए। हम्म। तो वो हंसे बड़ी तेज से, बोले बढ़िया भारे, बिजनेस करो, बिजनेस हम्म। बिजनेस करो, बहुत हो गया पढ़ाई, पढ़ाई उतना तो जान गया, जितना बिजनेस करे लायक रहा है उतना पढ़ाई तो आप हो ही गई। ये तो हमारे बाबा का रिएक्शन था 11th में, जो हम 5 विषय फेल हो गए। अब हमारे पिताजी बहुत ही सरल व्यक्ति थे, और उनको दीन दुनिया इधर उधर की चीज़ों में उलझना, उनको सब कोई मतलब नहीं था। इसी बीच फिर उनकी डेथ हो गई है। माता को हमारे बड़ा दुख हुआ कि हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। भाई भी उम्मीद में थे, तो उनका भी कहीं बहुत हमारे के लिए कुछ उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं आते ही यहाँ मैंने सोशल लाइफ शुरू कर दी, क्योंकि वो एक एडवांटेज था कि मैं डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। बहुत तो लेकिन गए हैं सर, मैंने देखा है। हाँ, मेरे साथ कई लोगों के साथ हुआ, क्योंकि मैं बहुत सोशल था, और मैं आते ही कनेक्ट हो गया यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, नेताओं से, सबसे। मेरा रूटीन क्या था, स्कूटर से उठा के लाना, और मैं पता चला डीएम साहब नमस्ते, डीएम साहब, डीएम साहब बड़ा महत्व देते थे, एसएसपी से अच्छे संबंध थे। तो जितने अफसर नीचे के थे, एसडीएम, एडीएम, सीओ, वो सारे लोग फिर सर करने लगे। अच्छा, टेस्ट वो था ही, लगभग काफी लोग अपने बैच के भी होते थे, आगे पीछे के भी होते थे, जो तैयारी कर रहे होते थे। तो वो एक अच्छा माहौल बना। तो 1 साल तक मैंने ऐसे ही टाइम गुजार दिया। तो ये जो आप टाइम गुजार रहे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, सोशलाइज हो रहे थे, तो कहीं आपके माइंड में आया कि यार मैं राजनीति की तरफ तो रुख नहीं कर रहा हूँ? तो ये माइंड में आया कि बिजनेस नहीं है, मैं राजनीति की तरफ रुख कर रहा हूँ, मैं सोशलाइज ज्यादा हो रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, इस बारे में? ये चीज जो है बहुत आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। आज तक लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैं इतना सोशल हूँ, तो सब लोग आज भी क्यों नहीं राजनीति में आते। बड़े बड़े नेता भी यहाँ के ना मुझसे कहते हैं कि आप राजनीति क्यों नहीं आते। तो हुआ क्या कि मेरी शादी भी हो गई उसी बीच। अनएम्प्लॉयमेंट के में ही था, अनएम्प्लॉयड था मैं, मेरी शादी हो गई। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई, वाइफ बहुत ज्यादा अच्छा, पहले लोग करवा देते थे कि भैया, आजकल तो लोग पूछते हैं भैया लड़का क्या हो गया कि पहले लोग। अच्छा। तो शादी भी हो गई। तो मैं जब इन सब कामों में, पॉलिटिकल उसमें, सोशल में लगा, तो मैंने बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लिया। तो मेरी समझ में ये आ गया कि जो मेरा स्वभाव है वो राजनीति में फिट नहीं बैठेगा। क्योंकि राजनीति, देखिए, मैं राजनीति को गलत कभी नहीं कहता। राजनीति एक कूटनीति है, और सामान्य जीवन नीति नैतिकता से चलने वाला जीवन मेरा और आपका है। लेकिन राजनेता, चाहे वो राजा रहे हों, चाहे आज के लोकतंत्र के नेता हों, उनको कूटनीति यानी खेल, कुटिल नीति चलनी पड़ती है। अब भारत में राजनीति करना, या तो आप इतने पैसे वाले हों कि अपने पैसे से खेल खेलें, या आप वहां पैसे कमाएं जाके, झूठ बोलें, चालाकियां करें, बेईमानियां करें,
तो आपको एक अर्निंग हो, उस अर्निंग से आप अपना जीवन चलाएं। अच्छा, मेरे यहाँ तो स्थिति ये थी कि मेरी शादी भी हो गई और वाइफ रोज पूछे करते क्या, सुबह चले जाते हो शाम को आते हो, जिम्मेदारी आ गई, खर्चे आ गए। वो पूछती थी क्या करते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, आखिर क्या है प्लान फ्यूचर का। तो मैं उनको कहता था देखो भगवान ने टाइम दिया है, इसको एंजॉय कर लो, और आने वाला टाइम बड़ा व्यस्त हो जाएगा मेरा, मैं हाथ नहीं आऊंगा। मैं उनको कहता था, मेरा आत्मविश्वास कहता था या जो भी था, मुझे कोई ऐसा, मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी कुछ थी नहीं जीवन के बारे में। तो खैर वो समय आया और हम लोग व्यापार में गए। तो आपने जो पूछा कि व्यापार में और राजनीति में, तो राजनीति में तो मैंने वही सोच लिया कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, रास्ता मैंने बंद कर दिया। राजनीति में बड़े अच्छे संपर्क थे और मेरे अंदर बड़ी एक भगवान की कृपा से सामाजिक संगठन को जोड़ के रखना, लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सांगठनिक क्षमता मेरे अंदर, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट, मैं इसको कहता हूँ संगठन की क्षमता। संगठन। उसके लिए क्या होता है जनी भाई कि आप लोग तब आपके साथ जुड़ते हैं जब आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जब आप सेक्रीफाइस करते हैं। ये बड़ा भारी त्याग है। आप ऐसे ना समझिए कि इसको कि कोई भी संगठन जोड़ लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लीडरशिप अलग चीज होती है, हम सामाजिक रूप से। तो मैंने वही ये निर्णय ले लिया था कि मैं राजनीति में जाऊंगा नहीं। अब क्या है, बचता है मेरे को खेती। तो खेती के साथ दिक्कत क्या थी कि मेरे जो बड़े भाई थे वो नेवी से रिटायर हुए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई मैं अपने माँ बाप की सेवा के लिए अब कहीं नौकरी नहीं करूंगा। उनको बहुत अच्छी जॉब मिली, ब्रिटेन से भी ऑफर आया था। तो वो घर आ गए। तो मैंने कहा यार मैं घर जाके उसी जमीन में, 15 एकड़ जमीन, 4 भाई, मैं भी उसी बंटवारा कर लूंगा तो जमीन का बचेगा क्या। तो मैंने एक संकल्प लिया अपने मन में कि मैं अपनी खेती बाड़ी, घर और पैतृक संपत्ति के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो मेरे पास विकल्प बचता है व्यापार। तो मैंने व्यापार करना तय किया। और व्यापार तय किया तो मैंने करें क्या। तो एक शादी में गए हुए थे हम, इलाहाबाद की एक मयंक चतुर्वेदी साहब थे। मयंक चतुर्वेदी साहब एक कंपनी थी एडमा लेबोरेटरी, उसकी मार्केटिंग करते थे। तो उन्होंने कहा जेमी सिंह ले जाओ, तुम इसको बेचो, बेच के वो पैसे दे देना। ये कौन से सन की बात है? ये सन 98 की बात है, अक्टूबर में। तो 98 में उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी, ये प्रोडक्ट है, आप बेचो ना। मैं उसके बारे में जानकारी ना कुछ, लेकिन जनरल कॉमन सेंस होने की वजह से उन्होंने कहा देखो आप दवा ले जाओ मोटी मोटी, जैसे ना उड़िया छाप डॉक्टर जो होते हैं, क्रैक्स होते हैं ना, बैठे होते हैं छोटे छोटे बाजारों में, सड़कों पे। मैंने उनको टारगेट किया। एमआर बेसिकली, एमआर नहीं, अपनी दवाई, कोई मार्केटिंग नहीं। डॉक्टर को पकड़ा, डॉक्टर साहब बुखार की दवा ये लिखो, पेट दर्द की दवा ये लिखो, हल्के फुल्के एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन या कैल्शियम, इस टाइप की दवाइयाँ मैंने रखी और उनको पुड़िया छाप डॉक्टरों को मैंने बेचना शुरू किया। झोले भर के ले जाता था, फिर अगली बार उनका ऑर्डर लेता था, अगली बार माल देता, उनके पैसे लेके, कुल मिला के मैंने 3-4-5 महीने में झोले में भर भर के दवाइयाँ लेके जाता था और वो मेरे कस्टमर बनते चले गए। और मैं 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाने लग गया रुद्रपुर में। तो ये यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बाद में क्या हुआ कि हमारे कुछ लोग थे शहर के, कहने लगे यार लाइसेंस ले लो, एक दुकान बना लो, ये कर लो। अब किसी के साथ पार्टनरशिप करके मैंने वो एक दवा का लाइसेंस लिया, दुकान खुली दवाई की। तो वहाँ हमारी पूंजी की खर्चे ज़्यादा हो गए। बिजनेस में एक सबसे बड़ा जो ध्यान रखना होता है, ओवरहेड और जो आपकी इनकम है, यानी कि जो आपके सेल है, उसके बीच का जो रेशियो है, उसको अगर आप मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो वहीं आप मात खा जाएंगे। खर्चे आपके हैं 100 रुपए के और आप कुल कमाई कर रहे हैं 50 रुपए की, तो 50 रुपए आप लॉस में चले जाएंगे। उसका तरीका होता है कि व्यापार को बढ़ाएं, टर्नओवर को, उसी खर्चे में टर्नओवर जो आप 100 रुपए कर दें, 200 रुपए कर दीजिए, खर्चा आधा हो जाएगा। 300 कर दीजिए, 25% रह जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने खर्चे कम करें, लेकिन मिनिमम खर्चे तो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। इसलिए आपको सेल बढ़ानी। सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास पूंजी नहीं थी, तो उस दवाई के व्यापार में फ्लॉप हो गया। इस बीच यहाँ सिडकुल में कंस्ट्रक्शन, तो कुछ पैसा तो वहाँ भी खर्च हुआ होगा वहाँ में। अगर मैंने जब लाइसेंस लिया था आपने कुछ, हाँ कुछ बैंक से लोन लिया था, कुछ पैसा तो मेरे पल्ले तो कुछ था ही नहीं, हमारे पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया था, तो 2-4-5 लाख रुपए हमारे पास रहा होगा। तो यहाँ जब इंडस्ट्री आई तो एक कंपनी के बारे में उनको मैं मदद करने लगा, उनको आर्किटेक्ट दिलाया, सब दिलाया। तो कंपनी सुषमा लेबोरेटरीज करके है, जिसको मैं आज भी प्रणाम करता हूँ।
उनके प्रमोटरों ने जो है घुमा फिरा के कहानी ऐसी बनी कि मुझे काम दे दिया। अच्छा। काम मुझे आता नहीं, कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं उनको मना कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। अच्छा। तो जब मैं बहुत ही अभाव में संघर्ष कर रहा था एक एक रुपए के लिए और कर्ज में डूबा हुआ था, तो इस कंपनी ने मेरे काउंटर पे आके दुकान पे 2 लाख रुपया बोला इसको ले लो, ये पक्का हो गया, आपको बिजनेस है, आएंगे तो एग्रीमेंट बनाएंगे और आपको पैसे एडवांस देंगे। तो अंदर से तो इतनी खुशी निकली कि यार 2 लाख रुपए, हम तो 2 रुपए के लिए तरस रहे थे। सही बात है। 2 लाख रुपए मेरे काउंटर पे। तो अंजनी भाई फिर एक आर्किटेक्ट जो उनका था, वो हमारा दोस्त था, उसने उसने मुझे बड़ा भरोसा दिलाया। उसने कहा कि यार चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा, ये करूंगा। उसको गायब लखनऊ से। अब वो गायब, तो यहाँ से एक मैंने मिस्त्री पकड़ा, मोनू मिस्त्री था, उसके साथ उसका डोरी पकड़ना, फीता पकड़ना, साहुल जो प्लम होता है, प्लम करना सीखना, लेआउट सीखना, राइट एंगल निकालना, उसका कैसे गुनिया कहते जो, वो क्योंकि हिंदी में पढ़ता था इंजीनियरिंग, फिर अंग्रेजी चलने लगती है, सही बात। तो उससे मैंने सीखा उसके साथ काम करके। और इसी बीच एक कंपनी है रोहन बिल्डर पुणे की, वो बजाज का प्लांट बनाने आए, तो वहाँ मेरी मुलाकात हो गई मिस्टर संतोष नायर से। उनको मैं लोकल होने के नाते एक तरह से मदद कह दो, हाँ, या गाइड कर उनको रहे थे आप। गाइड कर रहे थे। उनके साथ बैठने से मुझे एक गुरु मिल गया, और फिर मैं कंस्ट्रक्शन की ऊंचाइयों पे चला गया, कब पता ही चला मुझे। ओके। तो जब आपने स्टार्ट की कंपनी, NTNL कंस्ट्रक्शन आपकी कंपनी का नाम है, तो आपने जब स्टार्ट किया तो कंपनी को ब्रेक इवन पे पहुंचने में, नो प्रॉफिट नो लॉस जिसको हम बोलते हैं, आपने बोला कि ओवरहेड एक्सपेंसेस उसको कवर करके, वो आप कितने साल में ला पाए थे? देखिए सच बताएं तो कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस बहुत जटिल बिजनेस है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मांगता है वो। तमाम तरह के आइटम, तमाम तरह के चैलेंजेस होते हैं उसमें। अगर ब्रेक इवन में हम समझें इसको, तो मैं 1 साल में मैंने उस डिस्ट्रीब्यूशनशिप का करीब 13-14 लाख रुपया कर्जा भरा, और अपने कंपनी को भी आगे बढ़ाया, काम मिला। तो लगभग 3 साल मेरा स्ट्रगल रहा। 3 साल में बिजनेस भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, और 3 साल बाद थोड़ी पोजीशन ऐसी आनी शुरू हो गई कि हम लोग टाइमली पेमेंट देने लगे। बड़े हालात खराब थे, बैंक पैसा नहीं देता था, सप्लायर माल नहीं देते थे, लेबर मुंह नहीं लगाती थी, मशीन नहीं मिलती थी, क्योंकि आप नए हैं, आपकी बैकग्राउंड नहीं है, आपका क्रेडेंशियल नहीं है, तो सब कुछ आपको अपने, यही एक जो बिजनेस माइंड होता है उस समय आपका काम करता है। आप कितने कूल रहते हो, कितनी रिक्वेस्ट इस दौर में जब आपका चल रहा था ये 4 साल, आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड था कंस्ट्रक्शन कंपनी को जमाने में, उस टाइम आपका वाइफ का सपोर्ट क्या था? तो बोलती नहीं भाई मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ, तुम टेंशन मत लो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि जब ये स्थिति आई मेरी, तो हम लोग गांव से रुद्रपुर आके शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा मैं नौकरी करूँगी, क्वालिफाइड थी वो, उन्होंने 2 सब्जेक्ट से MA किया था, PhD कर रही थी, तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज वहाँ ज्वाइन कर लिया उन्होंने, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एजुकेशन उनका सब्जेक्ट था। तो एक तो ये उनके साथ हो गया। तो हमारा उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मेरे साथ रहा, और उन्होंने कभी सब चीज़ें पूछी नहीं कि कहाँ है, कैसे है। चिंता तो करती थी, लेकिन अपने को जिससे घर चलता रहे मेरा, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। बाद में उनका गवर्नमेंट में प्राइमरी में हो गया। मैं नहीं था चाहता था कि तब तक मेरी पोजीशन में सुधरने लगी, तो प्राइमरी स्कूल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो उनका एक पार्ट ये हमारा बहुत मजबूत हो गया कि मेरी जो पत्नी थी, मेरी जो पार्टनर थी, उन्होंने अपने को स्टैब्लिश कर लिया मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो वो एक कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। और देखिए लास्ट में क्या हुआ, जब हमारी पोजीशन अच्छी हो गई, जब नौकरी, तो उनको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से उनका एक लेटर आ गया 14 साल बाद। उनका मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो भूल गई थी, और वो जब फैसला आया उनके फेवर में आ गया, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट अधिकारी हो गई क्लास 2, और उत्तर प्रदेश चली गई। पहली पोस्टिंग यहाँ से मिली उनको। मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। मैंने कहा देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप करो, मेरा मन नहीं है। तो अभी वो कर रही हैं जॉब? हाँ, अभी वो छोड़ दिया उन्होंने, अब वो घर में आ गई। सर जब आप बिजनेस सेटअप कर रहे थे तो वो 90s का दौर था, तो आपको क्या लगता है कि
पहले के दौर में जब बिजनेस सेटअप करना और अब के जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या डिफरेंस है? मेरे ख्याल डिफरेंसेस तो कोई नहीं है। असल में बिजनेस में मेरा जो मानना रहा कि बिजनेस में कहा जाता है बिना पैसे के बिजनेस कैसे करें हम। चैलेंजेस तब भी इतने ही थे। भारत तो 130 करोड़ 25 करोड़ की आबादी तब थी, अब 140 हो गई होगी। और इतनी बड़ी आबादी को किस फील्ड में चैलेंज नहीं होगा। आपका फील्ड है, आप कर देख रहे हैं क्या स्थिति है। खिलाड़ी देख लो, सिनेमा में देख लो, राजनीति में देख लो, नौकरी में देख लो। चैलेंजेस जब हर जगह हैं तो चैलेंजेस की हम चर्चा ही क्यों करें। हमें तो पता चैलेंज है, लेकिन योग्य लोग हर जगह सफल हो रहे हैं। तो अगर आपकी योग्यता होगी, अब योग्यता के मापदंड क्या क्या हो सकते हैं। कुछ फील्ड में कुछ हो सकते हैं, कुछ फील्ड में कुछ हो सकते हैं। तो चैलेंज खूब रहा और बहुत संघर्ष किया। जैसे मैंने कहा, हम रुपए रुपए के लिए तरसे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, खुश बिल्कुल। रहे। मैं दवाई कारोबार में भी था, तो दवाई कारोबार में हालात मतलब आपको जो खतरनाक थे। सिविल सर्विसेज की जो प्रेरणा मिली, जी 4 साल 5 साल जो रहे आपके, वो आपको आगे काम आ गए, वो नींव रख दी आपकी। उसको तो मैं देखिए, मैं अगर सोचूं कि मैंने अपने जीवन में इस व्यापार में इतना कमाया, सामाजिक कार्यों में कमाया, मैं इतना मानता हूं कि मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है, जो मैंने यूपीएससी की तैयारी की, उसको मैं अपना बहुत बड़ी धरोहर मानता हूं। उसी को मैं अपना सारे व्यक्तित्व में समेटे रहता हूं, और वही मेरी एक पहचान भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंह साहब, जो उत्तराखंड में, जो हमारे उत्तराखंड है, यहाँ से यंगस्टर लोगों का पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं, हालांकि सिडकुल है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी हैं, 450-500 कंपनियां हैं, हमारे हरिद्वार में भी सिडकुल है। बट यंगस्टर जो लोग हैं, जो पढ़ रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, वो जॉब के लिए जो है वो बाहर ही जाना प्रेफर करते हैं या अब्रॉड कंट्री। तो उनके लिए हमारे उत्तराखंड में क्या स्कोप है? देखिए, मैं अगर सच सच कहूं, मैं तो, सब जानते हैं मेरे दोस्त, मैं भाजपा को समर्थन करता हूं। मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन एक मतदाता के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा सपोर्ट हमेशा भाजपा को रहता है, बचपन से रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस से पंडित नारायण दत्त तिवारी के अलावा किसी को, उद्योग की किसी मुख्यमंत्री को समझ नहीं थी। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, ना मुझे कोई किसी से डर है। तिवारी जी जैसी समझ अगर किसी और हमारे मुख्यमंत्रियों में होती ना, तो उत्तराखंड की स्थिति और होती। उद्योग क्या है, उद्योग कैसे लाए जाएं, पलायन को कैसे, पलायन तो रुक नहीं सकता। देखिए, पलायन तो उत्तराखंड से भी होता है, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी होता है। इवन कि जिस पंजाब की आप बात करते हो, पंजाब से भी होता है, गुजरात से भी होता है। गुजराती, पंजाबी, मराठी विदेश जाता है। सही बात है। उत्तराखंड का आदमी दिल्ली और मुंबई और नीचे उत्तर प्रदेश में आता उत्तर है। प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आदमी मजदूरी करने के लिए दिल्ली और मुंबई और चेन्नई जा रहा है। बिहार का आदमी, पलायन तो एक सामान्य प्रक्रिया है। यूरोप में लोग जा रहे हैं, अमेरिका में लोग जा रहे हैं। ये एक, इसके बारे में चिंता इस बात की है कि रोजगार कैसे पैदा कैसे किया पैदा जाए। किया जाए? आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे सेब होते हैं। कहीं आपने सुना उत्तराखंड के सेब? रामगढ़ के सेब सुना है। अरे सब कहानी हो गई वो। रामगढ़ के सेव, रानीखेत चौपटिया गार्डन का जो सेव है ना, वो दुनिया में मशहूर है। कहाँ गया वो? हिमाचल के सेव मिल रहे हैं आपको। हिमाचल के सेब मिल रहे हैं, शिमला के हैं। और आपको पता है, हिमाचल के सेव में उत्तराखंड की कम से कम 25 से 40% हिस्सेदारी है। उत्तरकाशी जन से लेके और उधर रुद्रप्रयाग और ये सारे जो सेव पैदा होते हैं, ये सब बिकने के लिए हिमाचल जाते हैं। अच्छा। आप समझिए हमारी सरकारों की क्या स्थिति है। उसको उगाना, उसको मार्केटिंग करना। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, नैनीताल हमारा है। नैनीताल के आसपास कोई भी इलाका हो, सरकार एक आईटी का क्षेत्र डेवलप कर दी। भाई वहां तो पहाड़ों पर ट्रक नहीं जाने हैं, वहां तो बसें बड़ी नहीं जानी है। आपको सिर्फ यही करना है, कन्विंस देना है। स्कूल आपके पास है, हल्द्वानी में है आपके पास। अभी रानी बाग की फैक्ट्री कितने दिन से खड़ी है? देखिए सर, काफी टाइम से बंद पड़ी है। आप कुछ सोचिए, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। आप चकोड़ी है, आप बना दीजिए आईटी हब वहां। सवाल आता है कि वहां कैसे नौकरी करने लोग आएंगे। अरे भाई, नौकरी करने आप उनके लिए स्कूल बेसिक बना दीजिए। बिल्कुल। वहां पे अच्छे स्कूल, जब आईटी आएगा तो सब जब आएंगे, सब आ जाएंगे। सब आ ये जाएंगे। आपकी सोच होनी चाहिए। हमें अपना पैसा रेड कारपेट बिछाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री चाहे तो प्रदेश का जो विकास है, वो औद्योगिक रूप से, पर्यटन के रूप से, पर्यटन में देखिए
आपने क्या कुछ अनुभव किया कि पर्यटन में कुछ वृद्धि हुई, नैनीताल का कोई विकास हुआ हो पर्यटन में, या नैनीताल के आसपास की चीजों कुछ विकास हुआ हो? पता नहीं हुआ होगा। पिछले 25 वर्षों में हमारे पर्यटन स्थलों में कोई विकास, एक जरूर चार धाम यात्रा को हम ऑल वेदर रोड कहते हैं, हमने दे दी है। वो भी हमने दी किस लिए? क्योंकि इस सरकार की नीति है, भारत सरकार की, कि चाइना बॉर्डर को डेवलप करो। मैं सच बताऊं, मुझे लगता है नीतिगत रूप से ये चाइना बॉर्डर के लिए रोडें बनाई गई हैं, ये चार धाम के लिए नहीं बनाई गई हैं। इतनी अव्यवस्था चार धाम में होती है, सरकार का कोई पता नहीं, इतनी अव्यवस्था। मैं खुद गया अभी दो साल पहले। तो समझ क्या है कि उत्तराखंड के पास पर्यटन, मैंने जैसे कहा बागवानी, हमको अचार मुरब्बा फल के लिए हमें हालत इतनी खराब है पहाड़ों पे, जंगली जानवर, खेती नहीं करने से लोग दुखी हैं। बंदर, नीलगाय पूरे पहाड़ को बर्बाद करके रखा। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई उपाय नहीं। तो सवाल यह है कि आप क्या कर रही हैं सरकारें हमारी? हम 25 साल में आप देखेंगे कि जब उत्तराखंड बना, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में हमें ये प्रदेश बनने के पीछे आप देखिए जो तर्क देते हैं लोग। आपको पता है पहले मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। दूसरे मुख्यमंत्री रहे हेमंत बहुगुणा। फिर हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा भाग मिला मुख्यमंत्री का। तो जो वहां बैठे अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े प्रदेश में, तो छोटे प्रदेश में आप क्या विकास करेंगे? वो तो कहिए कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने औद्योगिक नीति की घोषणा करी, और सौभाग्य से पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो ये जो खटीमा से लेके और देहरादून तक जो यूनिटें लग गई, जिसके कारण रोजगार पनप गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिस जीडीपी की बात करते हैं, जिस ग्रोथ की बात करते हैं, वो उन लोगों की देन थी, दो लोगों की, जिससे इस प्रदेश में उद्योग अभी भी, मैं तो इंडिया के कई राज्यों में काम करा इंडस्ट्री के साथ, जो माहौल हमारे राज्य में है ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। और इंडस्ट्रियां चाहती हैं यहाँ आना चाहती हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, मैं उनसे कहूंगा कि आप एक बार प्रयास तो करिए, आप अपने आईएएस अफसरों को, अपने लोगों को लगाइए इसके लिए, योग्य आदमियों को बैठाइए। आप बड़े बड़े शो करके ना इन्वेस्टमेंट का, अभी यहाँ हुआ था एक इन्वेस्टमेंट का शो, अभी हाल ही में हुआ था 2 महीने पहले। सवाल ये है कि ये तो आप सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाना, कुछ नहीं है। कोई विंडो ही चलती नहीं। लेबर लाइसेंस रिन्यूअल कराना है आपको, वहां लेबर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ, भारत सरकार की जितनी विंडो है, पीएफ है, ईएसआई है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, इन्होंने काफी ग्रोथ करी है, इन्होंने काफी ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। तो आपको रेड कारपेट बिछाना पड़ेगा। एक यहाँ गर्ग साहब थे, उनकी फैक्ट्री लग रही थी, तो लोग बाग जितने थे बोले यार ये बुर्जू जो है ना, यहाँ सब लोकल हमारे एमएलए रहे, हमारे एमपी रहे, तो अपने बड़े आदमी को हम पहचान नहीं पाते ना, घर की मुर्गी बराबर। यार वो हमारे बुर्जू है ना, ये तो जब देखो मुंह उठाए चले आते रुद्रपुर, जब देखो मुंह उठाए चले आते, पता नहीं क्या है इनका। तो जब वो गर्ग इंडस्ट्री के का उद्घाटन करने आए, छोटी सी इंडस्ट्री थी वो, 2 एकड़ या 1 एकड़ में थी। तो लोग कहने साहब इतनी छोटी छोटी फैक्ट्रियों के लिए यहाँ आते हैं, बताइए, कोई मुख्यमंत्री का वही खत्म कर दे रहे हैं ये। तो बात उनके तक पहुंच गई, तिवारी जी के पास तक। तो तिवारी जी हंसने लगे। तो उसके बाद वहां से पूजा वूजा करा के वो आए, उनका भूमि पूजन करा के अपने सिडकुल ऑफिस बैठे, कहने लगे भाई लोग कहते हैं कि मैं जो है छोटी छोटी फैक्ट्रियों का उद्घाटन करने चला आता हूँ। अच्छा एक बात बताइए डीएम साहब, आप कितने आदमी को नौकरी दे सकते हो? बोले साहब मैं कहाँ दे सकता हूँ, मैं तो एक आदमी भी दे सकता हूँ। कमिश्नर साहब आप कितने आदमी को नौकरी दे सकते हैं? बोले साहब सर मैं तो मुझसे जवान ना निकले। विधायक थे, मंत्री थे, उनसे पूछा गया साहब हम कहाँ से नौकरी, हमारी तो सब नौकरी देने का हमारी कोई क्षमता ही नहीं है। फिर वो मुखाते हुए गर्ग साहब की तरफ, गर्ग साहब इस फैक्ट्री में आपके कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा? तो उन्होंने कहा साहब 200 लोग एम्प्लॉई हमारे परमानेंट होंगे और करीब 500-600 हमारे टेम्परेरी रहेंगे, और इनडायरेक्ट में तमाम लोग 1000 आदमी के आसपास होंगे, और उनकी फैमिलीज भी देखिए मिलेगी। तो सुना भाई आप लोगों ने,
आप बड़े बड़े अफसर हो, आप बड़े नेता हो, आप ये हो, नारायण दत्त तिवारी भी एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकता। एक आदमी को भी नौकरी नहीं दे सकते नारायण दत्त तिवारी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। और गर्ग साहब 1000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। गर्ग साहब, आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं, कि ये बड़े हैं कि ये बड़े हैं, कौन बड़ा है इसमें? आप भी बता दो। गर्ग साहब, तो गर्ग साहब तो क्या बताएंगे? बोले नहीं, सब बोले सर गर्ग साहब बड़े हैं। तो बोले मैं बड़े काम के लिए आता हूं, छोटे काम के लिए। सही बात है। ये सोच उन्होंने, उनके औद्योगिक सचिव रहे हैं मिस्टर संजीव चोपड़ा साहब, अभी लवासा के वो बाद में डायरेक्टर बने। अब आजकल कोई वो करा रहे हैं, काफी अच्छे काम सोशल वर्क कराते हैं। उन्होंने किताब लिखी है 1000 करोड़, कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आए यहाँ, कैसे इन्वेस्टमेंट लेके आए। उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए, हमारे आईएएसओ को भी पढ़ना चाहिए, हाँ, और हमारे यंगस्टर्स को भी पढ़ना मंत्री चाहिए, को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार, हमारे नेता जिनके हाथ में हमारा उत्तराखंड है, इनको उस लेवल की मेहनत करनी चाहिए जिस लेवल की मैं करता हूं। एक काम लाने के लिए मैं अपनी जान लगा देता हूं, धक्के खाता हूं, सुनता हूं, निगोशिएशन करता हूं। हर मतलब किस स्तर पे हम गुजरते हैं, मेरे टीम से पूछिएगा। इस स्तर पे मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा। अभी आपको और एक उदाहरण मैं बताता हूं। जेएलआर कंपनी लग रही है तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री साहब वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन कर देते हैं, ये काम हमारे नारायण दत्त तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी भी करते थे। और एक मंत्री को उन्होंने वो बना रखा लाइजन के लिए कि इनको कोई दिक्कत किसी ना होने चाहिए। और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जेएलआर जैसी कंपनी वहां लग रही है। मुझे जो उसके जीएम, सीनियर जीएम थे, उन्होंने बताया मुझे। वो मंत्री आगे पूछता, साहब मैं किसको फोन करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप उम्मीद करते हैं उत्तराखंड के मंत्रियों से? सर ये तो सर इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सारी चीजें प्रॉपर वे में, वो तो नहीं हो। उद्योगपति उत्तराखंड में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाता है। तिवारी जी, हमारा दुर्भाग्य कहिए, तिवारी जी क्या दुर्भाग्य था, दोबारा वो आए नहीं। मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, मैं भाजपा को वोट देता हूं, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ लोगों के मुंह पे भी कहता हूं। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस पार्टी में थे। नारायण दत्त तिवारी दोबारा हार गए चुनाव। उनके सपने, यहाँ मारुति आ रही थी, यहाँ जनरल मोटर आ रही थी, यहाँ का एयरपोर्ट अब तक चल रहा होता, यहाँ के हाईवेज बड़े बड़े क्या क्या चीजें हुई होती, उनके सारी प्लानिंग। अगर वो यहाँ मिनी सेक्रेटरीट बना रहे थे, वो फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे थे। मैं तो उनसे जुड़ा हुआ था, मैं जानता था। तो वो रिक्वेस्ट करते थे, हाथ जोड़ते थे, उनकी भाषा, उनका व्यवहार। और पता कैसे थे वो मुख्यमंत्री? वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस हो जाते। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस होने वाले कैलिबर के आदमी थे। और ऐसे हाथ जोड़े थे उद्योग। मैंने गर्ग साहब का उदाहरण बताया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का उदाहरण बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए ना, जैसे मैं अपना बिजनेस लाने, आप कितनी मेहनत करते हैं इंश्योरेंस करने के लिए? दौड़ते हैं सर, कितना दौड़ते हैं, 6 मीटिंग करते हैं एक दिन में, और उसके बाद में आपको उसका बिजनेस ना मिले। ये काम हमारे मुख्यमंत्री को करना होगा। 10 लोगों से हाथ जोड़े, 20 लोगों से हाथ 100 क्लाइंट हम अप्रोच करते हैं तो हम 5 क्लाइंट क्लोज करते हैं। यही उद्योग में है। 100 उद्योग को जब आप संपर्क करेंगे, आपके उद्योग सचिव, आपके डायरेक्टर इंडस्ट्री, आपके एमडी सिडकुल, ये दौड़ दौड़ के लोगों को ले आए। मैं तो देखा क्या स्थिति, आज के लोग धक्के खा रहे हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर अभी भी माननीय पुष्कर धामी जी, अभी भी चेतिए। राज्य को विकास अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उद्योग से हो सकता है। बिल्कुल सर। पर्यटन भी उद्योग है, आपने उसको उद्योग कर रखा है, उसको इन पे ध्यान दीजिए। और आप युवा हैं, आप इस देश का, प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं 20-25 साल तक। आपने तिवारी जी को कितना बड़ा महत्व दिया। मैंने उनको फोन करके कहा कि मेरा मन इतना खुश हुआ है जो आपने काम किया है। पंडित नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति सिडकुल के मुहाने पे लगाई है। वो पूजनीय व्यक्ति हैं, सुबह शाम स्मरणीय व्यक्ति हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैंने उनको फोन करके कहा, उन्होंने कहा मेरे से कि भाई साहब देखिए मैंने क्या किया, तो इतने बड़ी शख्सियत थे, तो उनके विचारों को, उनके शैली को मुझे बुलाइए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं कैसे वो काम करते थे। अगर उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं उनको भी संदेश देना। बिल्कुल पहुंचेगा सर, उन तक भी वीडियो पहुंचेगा। आप हमारे उत्तराखंड के नवयुगों को रोजगार मिले, यहाँ पे उद्योग बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। मगर सर अभी तो हम भी बहुत दुखी हैं। मैं भी बॉम्बे में रहा हूँ, 18 साल जॉब की है, बट यहाँ पे मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि युवा जो है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं यहाँ पे, हमारे जो युवा वर्ग हैं पहाड़ के।
तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। रोज़गार तो इंसान करेगा ही अगर हम उद्योग, हमारे नेता और लोग सही से काम करें, ठीक है। बट आपस के झगड़े में ये सब उलझे हुए हैं सर, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा सर, ये जो हमारे कोई यंग एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए यंग एंटरप्रेन्योर में? देखिए, आपके युवा दर्शकों के लिए कोई व्यापार करना चाहता है, अपने मन से एक बात बिल्कुल निकाल दीजिए आप कि आपको पैसे से व्यापार करना है। अगर ऐसा होता तो ना तो धीरू भाई अंबानी बड़े व्यापारी बनते, ना अडानी व्यापारी बनते, या ना रुद्रपुर में मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो, या मेरे से बड़े बड़े तमाम व्यक्ति हैं जिनकी पृष्ठभूमि आप उठा के देखेंगे, सब ने बिना पैसे के व्यापार शुरू किया है। व्यापार के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो चाहिए अनुशासन, एक चाहिए दृढ़ संकल्प, एक चाहिए धैर्य, और एक चाहिए आपको विनम्रता। ये सब चीजें अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो पैसा उसके बाद माने रखता है। और पैसे से बिजनेस शुरू करने में फेल होने की सफलता बहुत ज्यादा है, और बिना पैसे के व्यापार करने में फेल होने की कोई संभावना नहीं कोई है, जवाब नहीं। क्योंकि पैसा खत्म ही नहीं होगा आपका, है ही नहीं आपके पास, तो नुकसान क्या सिंह होगा? साहब, जो हमारे पहले 90s के दशक के जो लोग थे और आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मैं एक चीज़ नोटिस किया, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि उनका जो पेशेंस लेवल है, सक्सेस जल्दी पाना चाहते हैं। वो लैडर स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम जल्दी से बिजनेस स्टार्ट करें, 1 साल में बिजनेस हमारा ब्रेक इवन से ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। और उनका पेशेंस लेवल नहीं है, मनी बहुत जल्दी अर्न करना चाहते हैं। जो 90s का दौर था, वहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इस चीज़ को फॉलो किया जाता था। बट आजकल के जो नवयुवक, आपने ये नोटिस किया है, क्या ये ऑब्जर्व किया है आजकल के नवयुवकों में? नहीं, मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ। तब भी लोग ऐसे ही थे और अब भी लोग ऐसे ही हैं। आजकल देखिए कितने बड़े बड़े एम्पायर भारत में लोगों ने खड़े कर दिए हैं। इस समय तो भारत व्यापारिक क्षेत्र में ऐसा नहीं कह सकते हम, भारत सरकार की नीतियाँ कई बहुत अच्छी हैं, और जैसे स्टार्टअप लेके आए, एमएसएमई लेके आए, और बहुत सरकार मदद कर रही है, तमाम तरह की सब्सिडी दे रही है। अभी सेमीकंडक्टर लेके आए। तो जो जल्दी बड़ा होना चाहते हैं वो 80 और 90 के दशक में नहीं चाहते थे, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। तब भी लोग वैसे थे, आज भी सफलता लोगों को हासिल हो रही है, और क्या क्या नहीं कर दे रहे हैं। एक वो होटल देख लीजिए, एक आदमी एक होटल नहीं बनाया, हजारों होटल का मालिक है। जोमेटो, स्विगी देख। बट वही होटल के जो मालिक का मैंने सर स्टेटमेंट अभी पढ़ा था कि जब आप सक्सेस हासिल करते हैं तो थोड़ा परिवार से दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो परेशानी आपको आघात कर सकती है। मैंने उनका भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो वो एक अलग बात हो गई सर। बट ये है कि हाँ, दौर बदला है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदली हैं, लोगों को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज मिल रही हैं बहुत सारी, मिल रही तो यंगस्टर्स को जो अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। सरकार को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, उसको थोड़ा हमारी भारत सरकार देखिए, बिल्कुल, मुझे कोई इसमें संदेह नहीं, अभी बहुत सुधार की गुंजाइश के बावजूद सरकार बहुत ही मजबूती से उद्योग व्यापार के लिए काम कर रही है, और उसका परिणाम भी आ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो संचार का क्षेत्र हो, या आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा, कहीं किसी क्षेत्र में, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग में, हर जगह हम अच्छा कर रहे हैं भारत सरकार के लेवल पे। राज्य सरकार में जो राज्य सरकारें अच्छा कर रही हैं वो अपने यहाँ उद्योग खींच रही हैं। जैसे आपका पड़ोस में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में देखिए, मैंने तो अभी पढ़ा कि रेवेन्यू प्लस स्टेट हो गया, बीमारू राज्य से। जैसे मध्य प्रदेश एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान ने किया था, वही चीज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है। कानून व्यवस्था स्थापित की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उद्योग को आमंत्रित किया, आज उत्तर प्रदेश को साल दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम पड़ोस में देखें तो उद्योग आ रहे हैं। हमारे राज्य में सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योगपति आना चाहता है, लेकिन हमारी राज्य सरकारें इसके प्रति उतनी जागरूक नहीं है, उतनी संवेदनशील नहीं है जितना कि होना चाहिए। प्रोएक्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा। सर, आपकी 2 डॉटर हैं जो अब्रॉड से स्टडी करके आई हैं, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर, ठीक है, वो भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही है। 313 उनकी कंपनी का नाम है, स्टार्टअप 313 जो है उनकी कंपनी का नाम है। तो सर, ये कंपनी जरा बताइए कि आप वुमेन एम्पावरमेंट में भी आप इतना है, और लड़कियों को जो आपने इस लायक बनाया, अब्रॉड पढ़ाया, ठीक है, नाउ दे आर कमिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो लड़कियों के लिए भी मैं चाहूँगा कुछ मैसेज दें आपकी,
वो आगे बढ़ें और हमारे जो उत्तराखंड की जो लड़कियां हैं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। और कैसे आप उनको बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, 313 कंपनीज जो है आपकी? मेरी बेटियां भी दोनों जैसे सभी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बच्चियां पढ़ी लिखी। और छोटी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ से पढ़ा उसने, मीडिया मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया। बाद में उसने कुछ दिन के लिए जॉब भी ज्वाइन किया। बड़ी बेटी ने ओपी जिंदल से इंटरनेशनल रिलेशन एंड बिजनेस में किया। और मैं कह सकता हूँ कि चाहती तो अच्छी नौकरियां कर लेती, छोटी ने तो किया भी था एप्पल में, और बड़ी को भी ऑफर आए थे बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कारण उन्होंने व्यापार में आना स्वीकार किया, और उन्होंने एक कंपनी बनाई अपनी 313। दोनों का बर्थडे है 3 और 13, या उसी के अच्छा, नाम से उन्होंने 313 ओके, कंपनी ओके। बनाई। और अभी स्ट्रगल कर रही है बहुत। ये मैं 313 कंपनी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को ये बताइए। 313 कंपनी अभी है ना, कुछ प्रोडक्ट अपने बना रही हैं। जैसे उन्होंने एक रोल ऑन बेड बनाया है, कुछ नए इनोवेशन करके कुछ होम डेकोर के प्रोडक्ट बना रही है, कुछ चेयर्स वगैरह का चल रहा है, मार्केट है। तो मैं उनको बैक से थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनको खुद स्ट्रगल करें और खुद बिल्कुल फेस करें चीज़ों को, और एक टाइम के बाद उनको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रगल कर रही हैं, कई बार उनको तनाव भी होता है। तो मैं देखता हूँ जब ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं, तो उनको समझाता हूँ कि मैं भी बिजनेस फेल हुआ, मैंने दवाई कारोबार किया, मैंने पढ़ाई में फेल हुआ। तो जो असफलता है उसी में सफलता भी छिपी है। उसी में सफलता छिपी है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और लगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको सफलता मिलेगी। तो वो बच्चे अभी गए, आज ही हम गए थे, तो बेटी को ले गए थे, तो हमारे दोस्त हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं कुछ, वो उनसे मदद लेने गए थे। तो वही कहने लगी बेटी कि अंकल अगर आपको हो तो मैं अपने उसमें ले लूँ इसको, प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन लिस्ट कर दूं। तो उन्होंने कहा कर दो बेटा, इससे बढ़िया क्या है। सही बात तो है। ये देखिए एक लिंक है, तो ये बिल्कुल मिल गया। बिल्कुल तो बच्चे इस लेवल पे आज पहुंच रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। कहाँ हेल्प लेने गए थे, वो कहाँ कह रहे लाओ हम ही लिस्ट सर कर दें। बिजनेस तो टोटली रिलेशनशिप बेस्ड नहीं, रहता है, जी। और ये तो 313 मैं कंपनी, चाहता हूं कि हाँ। सभी लड़कियां हों या लड़के, इसमें कोई अंतर नहीं है। और हमारे देश में तो देखिए तमाम लड़कियों ने, और दुनिया में व्यापार में बड़े बड़े सीईओ जो बने, एमडी बने, व्यापारी करते हैं, और उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, लीडरशिप दे रखी है। और भारत अगर पीछे रहा, भारत जब सोने की चिड़िया था, तो भारत में महिलाएं लीड करती थी। हम्म, हम्म, स्त्री प्रधान समाज था। इस तरह। जैसे जैसे हमने महिलाओं की, अपनी माँ बहनों की, बेटियों की शक्ति को कम करा, उनको दबाया, भारत दबता चला गया और गुलामी में जकड़ गया। बिल्कुल आजादी के बाद जैसे जैसे हमने लड़कियों को आगे बढ़ाया, शिक्षा में, नौकरियों में, व्यापार में, भारत वैसे से तरक्की करता चला गया। और आज जिस तरह से, जितने ताकत से हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें व्यापार में या और क्षेत्रों में आ रही हैं, खेल में, वैसे वैसे भारत पुनः अपने गौरव को प्राप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बिना उनकी ताकत के इस देश को आप फिर से विश्व गुरु, सोने की चिड़िया, देश की चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी, दूसरी, पहली अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। इसलिए बराबर की भागीदारी, हम कहते हैं ना आधी, बिल्कुल बिल्कुल आप आधे काम करिए और कहाँ आप 100% काम करिए। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल एक बहुत बड़ा संदेश है कि आपके घर में बेटी हो, बहन हो, उनको आगे बढ़ाइए, और बिल्कुल उनके आगे बढ़ने से ही ये प्रदेश और ये देश आगे बढ़ सकता है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है, और हमें उनको इक्वली ट्रीट करना जो है वो हमारे, हमको अपना सर व्यू चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल हमें अपने थॉट चेंज करने बिल्कुल। पड़ेंगे। और आजकल भी मैं आपको सही बताऊं, ऐसे जगह भी है जहाँ पे लड़की पैदा हो जाती है तो लोग बोलते हैं नहीं हमें लड़का होना चाहिए था। मैं पिछले एक इंटरव्यू लिया था, गीतिका जोशी जी हैं, एजुकेशन ऑफिसर हैं, रामगढ़ में पोस्टेड है। तो उन्होंने खुद अपनी कहानी बताई। उन्होंने बोला कि मैं दूसरी लड़की थी अपने परिवार की, तो मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि लड़की हो। वो बोले इसको अनाथ आश्रम में वो कर लो। मैं एक किस्सा बताऊं आपको। मेरी तो ये पहली भी बेटी चीज़ें हैं। मेरी पहली बेटी हुई तो लोग लक्ष्मी हुई, लक्ष्मी हुई। जब दूसरी दूसरी पहली बेटी धन की पेटी लोग बोलते नहीं, हैं। फिर दूसरी बेटी हुई तो लोग लक्ष्मी, लक्ष्मी थी, महालक्ष्मी हुई है। महालक्ष्मी। वो लक्ष्मी थी, महालक्ष्मी महालक्ष्मी। है। तो ये तो धारणाएं बदलनी पड़ेगी जी जी सर, हम लोग बिल्कुल। की सोच बदलनी पड़ेगी हमें। अच्छा सर, आपकी कंपनी एनटीएनएल जो है सीएसआर एक्टिविटीज़, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी काफ़ी भागीदारी करती है। तो सुना है कि जैसे कि अभी कुछ होने वाले हैं गेम्स, उसमें आप काफ़ी बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक, शैक्षणिक या सांस्कृतिक रूप में जो भी काम होते हैं, जहाँ भी कोई हमारे पास आता है,
हम उसको मना नहीं करते हैं। अभी आज ही हमारे यहाँ अभी 5 बजे दो हमारी पैरा जो दिव्यांग बेटियां हैं हमारी शहर की, वो कुछ खेलने जा रही, मुझे खेल का नाम नहीं पता है, हाँ अभी आपको मैं मिलवा भी दूंगा हाँ उनसे। जी, मिल लेंगे उनसे दोनों, बिल्कुल। तो उनको हमारा एक संगठन है, वो संगठन अभी यहाँ उनको आर्थिक सहयोग करेगा, और उनको उनको शुभकामनाएं देके हम लोग विदा करेंगे उनको। बिल्कुल तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल। बेटियां हमारी उत्तराखंड की हैं, हाँ, वो 5 बजे का कार्यक्रम है। बिल्कुल 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 सर। तो आप, हम चाहेंगे कि सिंह साहब आप इस तरीके से जो आपका नॉलेज है बिजनेस में, और जो CSR आप कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी कंपनी कर रही है, उसको आप आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और यंगस्टर्स को और इवन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आप जो आपका नॉलेज है वो शेयर करें, जो आपने बताया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ते रहे, ठीक है। आप गाइडेंस देते रहें, और आप हमारे स्टूडियो आए, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत और धन्यवाद आपने सर। कीमती समय निकाला हमारे लिए बैठक अपनों की में, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा बैठक हृदय अपनों से। की है तो अपने बैठे थे, और दिल खोल के बातें हुई। बिल्कुल आपने बिल्कुल। बड़े अच्छे से सवाल पूछे, और मैं बड़ा आभारी हूँ जो आपने मौका बिल्कुल। दिया मुझे अपने से बात करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी भाई, धन्यवाद सर। बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे थे बैठक अपनों की। अगले हफ्ते मिलते हैं नई शख्सियत के साथ हमारे चैनल बैठक अपनों की में। देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की।